गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टिल नाउ हम 15 एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल 16 देखने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कैन आई। चलिए सुनिए ध्यान से। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपकी हवा ब्लो करने लगी, हवा चलने लगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज करेगी यानी टाइम डिक्रीज करेगा, या टाइम कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन है, हवा चलने लगी, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, सोचिए। देखिए जितने समझदार स्टूडेंट होंगे वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि 10 बार मैं बता चुका हूं आपको क्या टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वाई डायरेक्शन ओनली। वाई डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखिए बोर्ड में, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपको बताया है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है। कहां से निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में अप्लाई करके। हवा चल रही है, मैंने बोला हवा चल रही है हॉरिजॉन्टली, हवा हॉरिजॉन्टली चल रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वाई डायरेक्शन ओनली। बात समझ में आया। अपने शब्दों में इसे लिख लीजिए। तो फर्क क्या पड़ेगा ये हवा चलने से, जो प्रोजेक्टाइल आपकी यहां गिरती थी वो प्रोजेक्टाइल आपकी यहां ना गिर के कहीं आगे गिरेगी, यानी इसका यूएक्स कंपोनेंट, बात समझ में आ रही है, यूएक्स कंपोनेंट इसका इंक्रीज होगा। ये हवा के कारण जो इसकी यूएक्स स्पीड थी, ये हवा उसमें कुछ एक्सेलरेशन लाएगी जिससे इसका यूएक्स बढ़ेगा, जिससे ये थोड़ा दूर गिरेगी, यानी इसके रेंज पे फर्क पड़ने वाला है हवा से। हॉरिजॉन्टल अगर आपकी हवा एयर ब्लो करती है आपकी रेंज में फर्क आएगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट इट विल रिमेन सेम। क्या आपने कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वाई डायरेक्शन ओनली। बात समझ में आ रही है, श्योर। आगे बढ़े, नोट कीजिए इसे, अपने शब्दों में लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपने शब्दों में लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप काफी क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अटक जाएंगे। आइए एग्जाम्पल 15 ऑलरेडी कर चुके थे, एग्जाम्पल 16 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 16, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रेंज so that final velocity makes minimum angle with the horizontal। देखिए काफी बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए बाकी डिटेल क्या है। अ प्रोजेक्टाइल विथ यू इनिशियल स्पीड फेंका गया है, कांस्टेंट यू स्पीड से फेंका गया है। बोल रहा फाइंड रेंज सो दैट द फाइनल वेलोसिटी मेक्स मिनिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे ही बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हें क्या लगता है, इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज पूछी गई है, दैट इज रेंज। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। जब तक आप वो दूसरी चीज नहीं बता पाएंगे आप ये पहली चीज नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। देखिए बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपने ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है या इस डायरेक्शन में थ्रो किया है या इस डायरेक्शन में। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सिचुएशन ये है, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां से वही टावर प्रॉब्लम भूल तो नहीं गए। आपका ऑब्जेक्ट या आप ऐसे यूं फेंकेंगे या आप ऐसे फेंकेंगे या आप कैसे, आपका ये ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में फेंकेंगे, या तो आप थीटा एंगल पे विथ यू वेलोसिटी ऐसे फेंकेंगे या विथ हॉरिजॉन्टल यू वेलोसिटी फेंकेंगे एट एन एंगल थीटा, या यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली यानी जीरो एंगल पे। बात समझ में आ रही है। अब इन तीन केस में
हमें चाहिए ताकि जो एंगल बने मिनिमम बने, एंगल जो बने मिनिमम विद द हॉरिजॉन्टल। तो किस केस में, इस केस में मिनिमम बनेगा, इस केस में मिनिमम, इस केस में मिनिमम। सबसे पहले आपको वो पता करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए फाइनल एंगल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको ही लेके चलते हैं। ये आपने फेंका तो फाइनली लेट अस सपोज कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा कुछ बना सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सुनिए फाइनल ये वेलोसिटी क्या है, दिस इज योर ux एंड दिस इज योर uy। बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी लेट अस सपोज मान लेते हैं दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, v नाम दे देते हैं इसका, एंड इट इज मेकिंग थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम एंगल। क्वेश्चन यही चाहता है कि जो थीटा हो मिनिमम हो, वो थीटा मिनिमम हो। अब आपको पता है यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू uy बाय ux। यही होता है, पिछली प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था, tan थीटा uy बाय ux। अब हमें चाहिए थीटा मिनिमम, एंगल मिनिमम, थीटा मिनिमम दैट मींस tan थीटा मिनिमम। tan थीटा मिनिमम कब आएगा, जब आपका uy मिनिमम होगा और ux ज्यादा से ज्यादा होगा। uy मिनिमम एंड ux ज्यादा से ज्यादा, तो मेरा काम एम क्या है, ux ज्यादा से ज्यादा मिले एंड uy कम से कम मिले, uy कम से कम मिले। अब बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी, ये केवल ये कंडीशन किसमें फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन अब आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फिर ठीक नीचे आएगा। साफ दिखाई दे रहा है, लगभग ये नीचे को वर्टिकल हो रहा है, लगभग बोल रहा हूं, यानी इसका पक्का ui कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। क्या हम ui कंपोनेंट बहुत ज्यादा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो डायरेक्टली नीचे फेंक दिया, साफ दिखाई दे रहा है इसका ui कंपोनेंट ज्यादा होगा। यानी इस केस में ui कंपोनेंट आपको कम मिलेगा, ui कम मिलेगा एंड डेफिनेटली ux आपको ज्यादा मिलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में आपको ux ज्यादा मिलने वाला है। तो ux को मैं थोड़ा लंबा बना देता हूं, ux को थोड़ा लंबा बना देता हूं एंड ui थोड़ा कम मिलने वाला है। जिस प्रकार आपका फाइनल एंगल आपको दिख रहा होगा छोटा बन चुका है। देखिए फाइनल एंगल क्या कम से कम बन चुका है। देखिए फाइनल वेलोसिटी v थीटा कम से कम बना। बात समझ में आ रही है? यानी आप जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तब आपको ये जो एंगल है वो मिनिमम मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसको v फाइनल लिख लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये पता करनी थी क्या मिनिमम किस केस में मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल वाले केस में मिनिमम मिलने वाला है, यानी ये दो केस की हम बात नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीज अगर क्लियर हुई तो हम निकालें रेंज। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको मैं रब कर दूं, थोड़ा स्पेस बना लूं। चलिए यहाँ पे बना देते हैं ये वाला केस, ताकि आपको तीनों केस याद रहें कम से कम। कौन सा केस था ये? जब ऑब्जेक्ट को आपने u वेलोसिटी से ऊपर को फेंका, कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों में से ये वाले केस से हम आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? मिनिमम एंगल इसी में पॉसिबल है। चलिए अब सुनिए, रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होती है? ux स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। खत्म हो गया। टाइम क्या होता है आपको पता है। रेंज क्या होती है? रेंज होती है ux इंटू टी एंड ux आपको पता है ux इंटू टी, ux इंटू टी। ux यहाँ पे कितना है? कंप्लीट u, कंप्लीट u। टी क्या है? अंडर रूट 2h बाई जी। अब ये 10 बार नहीं बताएंगे कैसे आया। इस प्रकार आपका फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पक्का? शो नोट कीजिए बच्चों। एग्जाम्पल 17 सुनिए, सिचुएशन क्या है। आपको बोला गया है, बोर्ड पे देखिए, पेन वैन छोड़ दीजिए बच्चों। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बार बार नहीं बोलूंगा। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है उसको जिसका नाम इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। बात समझ में आ रही है? इनके बीच में एंगल थीटा, सेम एंगल थीटा। बात समझ में आ रही है? आपसे क्या बोला है, दिस इज द ए, दिस इज बी वाला केस है एंड दिस इज सी वाला केस। आपसे बोला जा रहा है 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल। अब बच्चों वाली बात है, मत करना सर यहाँ पे तो 1 पार्टिकल है। क्वेश्चन ये बोल रहा 3 पार्टिकल्स
3 particles with same initial speed with same initial speed at same time पे सेम, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने u वेलोसिटी पार्टिकल ए को दे, वही सेम वेलोसिटी इसको, वही सेम वेलोसिटी इसको, सेम टाइम पे हो रहा है सारा ऑपरेशन और एक ही जगह पे है सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है कमेंट ऑन नंबर 1 टाइम, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा किसकी होगी या इक्वल होगी, क्या होगा। दूसरा बोला जा रहा है कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ ईच, बात समझ में आ रही है। तो पूछा क्या जा रहा है नंबर 1 कमेंट, नंबर पूछा जा रहा है कमेंट नंबर 1 ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है बच्चों कमेंट ऑन किस पे, कमेंट ऑन फाइनल वेलोसिटी। समझिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, पेन वेन छोड़ दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आपको बताने की जरूरत है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट? ध्यान से सुनिए क्या सिचुएशन बन रही है। इसका प्रोजेक्टाइल अगर मैं इसको कंप्लीट डॉट 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 करूं, मुझे साफ दिखाई दे रही है इसकी प्रोजेक्टाइल तो कुछ डॉट 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 ऐसी होने जा रही है। इसकी कैसी होने जा रही है, ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, इसको रेड से दिखा रहा हूं अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ऊपर जाएगा डॉट 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 डॉट, फिर नीचे को आएगा यहां से, फिर डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रही है? दिस इज द सेकेंड केस, एंड व्हाट अबाउट इनके कहीं बीच में जा रहा होगा इसका ग्राफ। बात समझ में आ रही है? अब समझिए टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए, ऑलरेडी 10 बार पहले ही बता चुका हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट ध्यान से सुनिए, आपने u वेलोसिटी ऊपर दी तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा यहां तक। आपको पता है पूरा फिगर सिमेट्रिक, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ इतना। इनिशियली u वेलोसिटी थी, टॉप में 0 हुई, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी टॉप में 0 हुई, यहाँ पे क्या हुआ फिर उतनी ही वेलोसिटी, सिमेट्रिक से भी आप बोल सकते हैं। इनिशियली u ऊपर थी, बस डिफरेंस ये u नीचे होगी, यहाँ पे u वेलोसिटी नीचे होगी। तो बात समझ आ रही है, u यहाँ पे नीचे को होगी एंड u यहाँ पे नीचे को है। ये और ये केस सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये और ये केस सेम केस क्या सेम ग्राफ दिखेंगे इससे आगे को, आपको देख लीजिए। ऑब्जेक्ट की ए वाले की बात कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u थी, टॉप में गया 0, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसकी फिर से वेलोसिटी, यहाँ पे इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे u। अब देखिए ये वाला केस c वाला और ये वाला, तो a वाला कुछ देर बाद c बन गया, a वाला कुछ देर बाद c बन चुका है। अब बताइए इसको तो आप सीधे नीचे को फेंक रहे हैं, सबसे कम टाइम लगेगा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जितना टाइम यानी इतने इस पोर्शन में भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी कम टाइम, लेकिन इस ए वाले को पहले ऊपर जाना है फिर नीचे, तो इतना कवर करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है। सी और ए को कंपेयर करें तो टाइम ऑफ सी कम होगा देन ए, क्योंकि ए को इतना पोर्शन कवर करने में ज्यादा लगेगा। तो सुनिए टाइम ऑफ क्या सी, या ऐसे लिखते हैं ए ग्रेटर देन टाइम ऑफ सी। इतनी बात समझ में आ रही है अभी तक। अब बी की क्या बात करनी है बच्चों, बीच में है, उसका बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए खुद ही सोचिए, इस पे कमेंट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? खुद ही सोचिए। इसको आप नीचे कोई दे रहे हैं ना वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट को आप सीधे पटकिए, एक तो छोड़िए टाइम लेगा, अब जोर से जल्दी से स्पीड देके पटकिए, जल्दी से नीचे जमीन टच कर लेगा, तो इसकी तो वेलोसिटी नीचे को है, इसकी तो नीचे को नहीं है, यानी सी का टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू बी, सी का टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू बी। इस प्रकार आप लोगों का आंसर आ चुका है। एग्जाम में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी पी सी ग्रेटर देन टी, बी ग्रेटर देन टी, ए, ऑप्शन सी तीनों इक्वल, लाइक दैट 3-4 ऑप्शन देते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। अंडरस्टूड है? आंसर क्या है? दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए कमेंट ऑन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की बात कही जा रही है बच्चों। एक बात सुनिए, फाइनल वेलोसिटी मैं इसको देखते ही बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी तीनों के केस में बराबर होने जा रही है, VA बराबर VC बराबर VD। ऐसा क्यों? सुनिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो पहले का था,
दूसरे का ऑप्शन दे रहा हूं क्या, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, या वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी एंड सी एंड डी। अब आपको आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बराबर होगा। क्यों होगा, सोचिए जरा। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, अरे पढ़ा चुका हूं, ऐसे मत देखिए मुझे। देखिए सुनिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा चुके हैं। आपको पता है इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, जितनी भी इसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यानी दोनों को यहां पे जोड़िए। इनिशियली इतनी थी, फाइनली सब नीचे आ जाएंगे, फाइनली इतनी। ध्यान से सुनिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट एनर्जी बिफोर एंड नेट एनर्जी एट लास्ट बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या अगर मैं ऐसे बोलूं, जितनी भी इसके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना, यहां देखिए, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, सुनिए, के फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता है, के इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, जितना चेंज आएगा दैट विल बी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही, जब ये नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही। कितनी डिक्रीज हुई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल सकते हैं या नहीं, बोल सकते हैं या नहीं। अब यहां से सुनिए, के फाइनल को मैं क्या बोल सकता हूं, के फाइनल को क्या बोल सकता हूं, या एक काम करते हैं, चलिए सही है, के माइनस एम जी एच प्लस के इनिशियल। अब इनिशियली सारे पार्टिकल यहाँ पे रुके हुए हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। माइनस एम जी एच मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल। ए भी यहाँ पे था, फाइनली ए भी तो जमीन में ही आया ना, ए पहले यहाँ पे था अब जमीन में आया, बी पहले यहाँ था जमीन में आया, तो तीनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही है। तीनों का काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, तीनों में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम, दैट मींस तीनों की फाइनल भी तो सेम आएगी, सेम सेम। सॉल्व कीजिए, आंसर भी तो सेम आएगा, दैट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम सेम। क्या लिखना है इसे, सेम सेम फॉर ऑल थ्री, तीनों की सेम होगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम, इंप्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी भी तीनों की सेम रहेगी, इंप्लाइज वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी। जैसे ही मैंने ये लिखा काफी बच्चों के मन में डाउट जाता है, बच्चों डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। अब बच्चों के मन में डाउट क्यों जाता है वो सुनिए। बच्चे सोचते हैं यार कैसे, कुछ दिन एक दो क्लास प्रीवियस पहले हमने सिमिलर चीज पढ़ी थी, सेम नहीं पढ़ी थी, उस चीज को लेकर उन्हें डाउट होता है। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, ये नेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये काफी बच्चे रिलेट कर लेते हैं वाई डायरेक्शन की ये फाइनल वेलोसिटी है। कोई बच्चे इसको केवल वाई डायरेक्शन की स्पीड समझते हैं। देखिए दो स्पीड होती है फाइनली, यहाँ पे वी एक्स वी वाई, बच्चे दिमाग में वी वाई बैठा के चलते हैं, फाइनल इसकी वी वाई कितनी होगी, इसकी वी वाई, इसको फाइनल क्या समझ लेते हैं, वी वाई कंपोनेंट। अरे ये वी वाई नहीं, ये क्या है, वी एक्स और वी वाई को सॉल्व करके फाइनल है, ये नेट है। नेट तीनों की सेम होगी लेकिन वी एक्स और वी वाई तीनों के इसके अलग होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, वी एक्स और वी वाई की स्पीड के बराबर, यहीं पे नोट करके लिखवा देता हूं, चलिए नोट but final velocity will be same, but x speed and y speed मतलब y direction speed will be different। बात समझ में आई या नहीं। अब एक बात बताइए, फाइनल वाई स्पीड, अभी तो एक बात बता चुका हूं, 3 केस हमने थोड़ा देर पहले पढ़े थे एग्जांपल में। मिनिमम एंगल किसका बन रहा था, इस वाले यू वाले कंपोनेंट में, तो मिनिमम यानी उस केस में क्या यूएक्स कंपोनेंट सबसे ज्यादा आया था, यानी यूएक्स सबसे ज्यादा किस में आएगा, बी में यूएक्स सबसे ज्यादा आएगा। तो एक्स स्पीड किसकी होगी, बी वाले की, बी की मैक्स होगी, एक्स कंपोनेंट की स्पीड। एक्स स्पीड मतलब एक्स कंपोनेंट
की बात कर रहे हैं। वाई स्पीड किसकी ज्यादा, वाई स्पीड किसकी होगी, वाई स्पीड की अगर हम बात करें डेफिनेटली बी की तो होगी नहीं, तो इन दो की होगी। अब इन दोनों में केस सेम बन रहे हैं, बात समझ में आ रही है। देखिए सेम केस है, इस पोजीशन पे u वेलोसिटी नीचे, सेम पोजीशन पे u वेलोसिटी नीचे, तो दोनों सेम v से छोड़ें। फिर से बोल रहा हूं, ये वाला a वाला केस थोड़ा देर बाद सेम टू सेम c वाला केस बन जा रहा है। तो यानी आप समझ लीजिए ना, सेम टू सेम केस बन गए तो इनिशियल u वेलोसिटी यानी दोनों की फाइनल क्या होने जा रही है, y कंपोनेंट वेलोसिटी सेम। यानी क्या होने जा रही है, कौन सा केस था, a, इस केस में इन दोनों में मैक्सिमम हमें मिलेगी, इन दोनों में मैक्सिमम हमें मिलेगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ चुका होगा बच्चों, कोई डाउट, पक्का क्लियर है ना। आगे बढ़े, नोट कीजिए एग्जाम्पल 18। सुनिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपके पास ये है एक, क्या यहां पे है एक आपके पास टावर, ये है आपके पास एक टावर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये टावर देखिए, फिगर में उतना प्रॉपर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। ये है 5 मीटर दूर टावर खड़ा है, कहां से, इनिशियल जहां से प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, ऑब्जेक्ट लॉन्च किया है, और इसकी हाइट जो है 5 मीटर, बात समझ में आ रही है। यानी इस पॉइंट के टावर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 5,5, x, y क्या है, 5,5, एंड आपको ये दिया हुआ है 20, बात समझ में आ रही है, क्या दिया हुआ है 20। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज लिख रहा हूं और पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में वो भी सुनिए। ऑब्जेक्ट an object is thrown with velocity u, with initial velocity u, with initial velocity, लिखते जाइए साथ में, with initial velocity u such that it crosses a tower, situated at 5 meter apart, which is 5 meter in height, 5 meter in height, बात समझ में आ रही है। It falls at a distance of कितना, 25 meter from initial position। आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड u यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड u कॉमा थीटा। आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है और किस एंगल पे ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया है वो पूछा जा रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा। ये आपके पास टावर है 5,5, ये कोऑर्डिनेट क्या है 5,5 से ये आपका ये ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया पास कर रहा है इन सच अ वे कि इसकी रेंज कितनी दिखाई दे रही है 20 + 5 25 मीटर। आपसे बोला जा रहा है u एंड थीटा निकाल लिए। आइए बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रेजेक्टरी की जब हम बात कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की थर्ड फॉर्म क्या थी अगर आपको याद है, y = x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। क्या थी इक्वेशन, बोर्ड पे देखिए, y = x tan थीटा 1 - x/r। अरे वाह, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। कैसे, y कितना है 5, x कितना है 5, tan थीटा
1 माइनस एक्स कितना है 5, रेंज कितनी है 20 प्लस 5 25, यानी ये क्या गया 5 5 25 1/5 यानी 4/5 क्या है सॉरी कितना आया, सही बोल रहा हूँ ना, 5 5 25 यानी 1/5, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5, 4/5, 5 से 5 उड़ा, यहाँ क्या बचा 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, बात समझ में आ रही है, क्या बचा 4 tan थीटा। आइए देखिए क्या बचा 4 tan थीटा, सही है ना, ये 5 से 5 उड़ाइए, यहाँ क्या बचा 4 tan थीटा इक्वल टू 1, दोबारा बोल रहा हूँ 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 tan थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया तो फिर रुक जाइए, मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए ये 5/25 यानी 1/5, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5, 4/5, 5 से 5 उड़ा, यहाँ बचा 4 tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 5, tan थीटा क्या आ गया बच्चों आपका, tan थीटा आपका आ चुका है 5/4, tan थीटा ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है या नहीं, tan थीटा ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। याद कीजिए ग्राफ कैसा होता है, याद कीजिए ग्राफ कैसा होता है, तो इस प्रकार आप थीटा निकाल पाएंगे या नहीं, tan इनवर्स 5/4 निकाल पाएंगे या नहीं, अरे ग्राफ याद है ना कुछ इस टाइप का, नहीं याद आया, दिस इज एक्सेस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ऐसा ग्राफ फिर ऐसा ग्राफ, वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 45 पे 1 होती है, उससे ज्यादा 45 से ऊपर जाइए, बात समझ में आ रही है, इट इज पॉसिबल, इस प्रकार आप थीटा निकाल पाएंगे, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार अगर आपने थीटा निकाल दिया तो मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप यू कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही है, यू कैसे निकालेंगे, निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, अरे कमाल कर रहे हैं आप, यू नहीं निकाल पा रहे हैं आप। रेंज आपको पता है 20 प्लस 5 25, रेंज क्या होती है देखिए ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज है आपकी 25, ux आपको थीटा मिल गया है, दिस इज यूर u एंड आपको पता है थीटा कितना है, तो आपको पता है ux, तो u सुनिए u cos थीटा ux हुआ, ux क्या हुआ u cos थीटा, थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिली इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि आप इक्वेशन कहां से निकाल सकते हैं, जो कि आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। इतना भी नहीं निकाल पाएंगे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, भरोसा करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां से निकाल देंगे, यहां पे डालिए एंड थीटा यहां से डालिए, अननोन बचा u, इस प्रकार आप u भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार थीटा और u पूछा था, थीटा और u हम निकाल चुके हैं, क्या आपको बात समझ में आ रही है, शो। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं कल की क्लास में, प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों बने रहिए विद द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।